बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग अप्रोच। तो बेसिक अकाउंटिंग अप्रोच का मतलब होता है कि आप जब अकाउंटिंग सीखना चालू करते हैं तो आप इन दोनों बेसिक अप्रोच से ही किसी एक अप्रोच से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपके सामने दो अप्रोचेज हैं, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो आपकी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। मैं कहूंगा कि ये अप्रोच जो है वो 3 रूल्स के ऊपर चलती है। एक रूल होता है आपका पर्सनल, दूसरा रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल। और ये वाली जो सेकंड अप्रोच है आपकी मॉडर्न अप्रोच, ये 5 रूल्स के हिसाब से चलती है, जो है आपके एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि दोनों ही अप्रोचेस बहुत अच्छी है, लेकिन जो इन दोनों अप्रोचेस में बेस्ट अप्रोच मानी जाती है वो आपकी मॉडर्न अप्रोच मानी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग मॉडर्न अप्रोच से। तो दोनों में से एक अप्रोच सीख लोगे तो काम चल जाएगा आपका। तो हम सबसे पहले स्टार्ट जो करते हैं वो करते हैं आपकी मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच के रूल्स जानने से पहले हम थोड़ा सा अपनी अकाउंटिंग के बारे में चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो अगर मैं बात करूं तो हम इसमें ये सीखेंगे कि हम अकाउंटिंग को एक्चुअल में क्यों सीखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमारी बेसिक लाइफ में या फिर हमारे बिजनेस में या किसी भी चीज में जो अकाउंटिंग है उसका क्या रोल होता है वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अकाउंटिंग की जो जरूरत पड़ी वो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जस्ट लाइक ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है बेटा, तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी अब मैं बात करूं तो एक्टिविटी होती है बिजनेस से रिलेटेड। जस्ट लाइक मैं बात करूं, बिजनेस जो है वो सेल भी करता है किसी को, किसको करता है सेल, अपने कस्टमर्स को सेल करता है। और परचेज भी करता है। परचेज किससे करता होगा, अदर कोई एंटरप्राइजेज हैं उनसे परचेज करता है। तो क्या परचेज करता है और क्या सेल करता है, वो परचेज और सेल करता है अपनी गुड्स को। तो बेसिकली यहाँ पर अभी भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंटिंग का क्या रोल है। क्या अकाउंटिंग में हम एक बिजनेस चलाना सीखते हैं? द आंसर इज नो। तो अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली सीखते क्या है, अकाउंटिंग के अंदर हम सीखते हैं कि ये सभी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जस्ट लाइक आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो या आप अपने किसी इंप्लॉय को सैलरी दे रहे हो, आप अपने किसी इंप्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, तो ये सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं या बोल सकते हो ये सभी एक्टिविटीज हैं, इन सभी को कहते क्या है, इन सभी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो जो एक अकाउंटेंट होता है या फिर आप बोल सकते हो जो अकाउंटिंग में हम करते हैं वो यही काम करते हैं कि इन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं इन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को? रिकॉर्डिंग। तो जो अप्रोचेस हमने अभी स्टार्टिंग में देखी थी, ये वाली अप्रोचेस अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो इन बेसिक अप्रोच से हम क्या सीखेंगे, बेसिकली रिकॉर्डिंग सीखेंगे, यानी कि हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इनमें ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो इन सभी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच को। तो सबसे पहली चीज जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो मैं अगर बात करूं एक नॉर्मली, तो कोई भी अगर मैं बात करूं रिकॉर्डिंग कहां से स्टार्ट होती है, चलो सबसे पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा कि किसी भी अकाउंटेंट को या फिर अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए या क्या समझ होनी चाहिए, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको कितना पैसा देता हूं, मैं आपको 50 लाख रुपीस देता हूं और आपको इस 50 लाख रुपीस से क्या करना है, कोई भी एक बिजनेस रन करके देखना है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत सारे बिजनेस के हम एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हम एक फैमिलियर एग्जांपल लेंगे, आपका स्कूल। तो चलिए हम 50 लाख रुपए में क्या करते हैं, स्कूल ओपन करते हैं। तो स्कूल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा बेटा, सबसे पहले चाहिए होगा आपको जमीन, यानी कि लैंड। माना कि हमने लैंड खरीद ली कितने की, 20 लाख रुपए की। उसके बाद जब आपके पास लैंड आ जाएगी तो लैंड के ऊपर क्या बनाओगे, आप बिल्डिंग बनाओगे एक। तो मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग बन गई है। थोड़ा सा ड्राइंग खराब है बेटा मेरी,
तो माफ कर देना। तो ये हमारी एक क्या तैयार हो गई है, बिल्डिंग तैयार हो गई है। माना कि बिल्डिंग जो है हमारी वो भी हमने 20 लाख रुपीज में अपनी बना ली। उसके बाद कोई भी स्कूल चलाने के लिए क्या करना होता है आपको, बिल्डिंग बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, उसमें फर्नीचर लगाना होता है। मान लेते हैं कि 5 लाख का हमने उसके अंदर फर्नीचर भी इंस्टॉल करा दिया, या फिर बोल सकते हैं खरीद लिया, है ना। उसके बाद क्या चाहिए होता है, उसके बाद चाहिए होता है हमें जस्ट लाइक हमें टीचर्स हायर करने होते हैं। तो टीचर्स को क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। तो मान लेते हैं कि टीचर्स को हमने क्या दी थी, 5 लाख हमने उनको सैलरी दे दी सभी टीचर्स को अपने, है ना। ऑल ओवर 1 ईयर का हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, तो हमने 5 लाख रुपीज उनको पे कर दिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एडवर्टीजमेंट भी होते हैं। तो मानते हैं कि 5 लाख रुपीज में आपका एडवर्टीजमेंट हो गया। उसके बाद भी बिजनेस के बहुत सारे अदर खर्चे होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने 7 लाख रुपीज उन अदर खर्चों के लिए हमने रख लिए, या हमने वो स्पेंड ही कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ क्या हो गई है कि हमने 50 लाख रुपए जो थे उसका यूज करा। कैसे कैसे यूज करा हमने, हमने उसकी जमीन खरीदी 20 लाख की, बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, फर्नीचर खरीदा 5 लाख का। तो यहाँ पर कितना खर्चा हो गया था हमारा, 45 लाख का खर्चा हो गया था। उसके बाद 5 लाख की हमने सैलरी भी दे दी, तो खर्चा कितना हो गया हमारा 50 लाख। एंड उसके बाद 2 खर्चे और किए हमने, तो उससे हमारा टोटल ऑल ओवर खर्चा कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 62 लाख। यानी कि हमारा जो खर्चा है वो हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जा रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि अगर जब खर्चा आपका ज्यादा जाता है तो आप क्या कर सकते हो, माना कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो। माना कि 12 लाख का हमने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारा स्कूल चलने लगेगा, और स्कूल में हमारे कौन आएंगे, बच्चे आएंगे बहुत सारे। तो माना कि बच्चे आए और बच्चे हमें क्या देंगे, हमें देंगे फी। क्या देंगे, फी। माना कि बच्चों ने हमें 10 लाख रुपए की फी सबमिट करा दी। तो अगर हम बात करें तो कोई भी अगर बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस जो है वो इसी तरीके से रन करता है। क्या होता है, सबसे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है। आप उस पैसे का क्या करते हो, खर्च करके कुछ चीजें खरीदते हो, और उसको अगर मैं बात करूं तो लोग हायर करते हो, ठीक है, और उसको क्या कराते हो, उसका प्रचार कराते हो, एडवर्टीजमेंट कराते हो, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। और कभी कभार क्या होता है, आप लोन भी ले लेते हो। अगर बैंक में क्या कहते हैं, अगर आपका पैसा कम पड़ जाता है तो आप बैंक से क्या कर लेते हो, लोन भी ले लेते हो, ठीक है ना। और एंड में क्या होता है, बिजनेस क्या करने लगता है, आपको फायदा देने लगता है। तो अगर मैं बात करूं तो कोई भी बिजनेस मॉडल इसी तरीके से थोड़ा सा कम ज्यादा, या इसी तरीके से मैं कहूंगा कि इसी तरीके से सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहली चीज तो हम ये एग्जांपल लेके हो रहे हैं, तो इस एग्जांपल की मदद से हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने जो अप्रोच स्टार्ट करी है अपनी, वो कौन सी अप्रोच स्टार्ट करी है, मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट करी है। तो मॉडर्न अप्रोच में हमने कुछ चीजें देखी थी, तो उन्हीं को समझ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमने कैसे स्टार्ट किया अपना बिजनेस, जस्ट लाइक मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने क्या किया, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए। इन्वेस्ट किसने करा था, बिजनेस के ऑनर ने करा था। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को किस नाम से जाना जाता है, उस पैसे को जाना जाता है कैपिटल के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ संपत्ति खरीदते हो, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। उसके बाद बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं उनको आप किस कैटेगरी में डालते हो, उस खर्चों को एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल देते हो। उसके बाद अगर आप कुछ बिजनेस के लिए उधार ले रहे हो तो उसको किस कैटेगरी में डालोगे आप, उसको आप डाल दोगे लाइबिलिटीज में। यानी कि जो आपके उधार होते हैं वो आपकी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज। एंड बाद में क्या होगा, जो फीस आप कलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से या जो भी लोगों से, उसको क्या बोलते हैं आप, रेवेन्यू। तो अकाउंट्स के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंग्लिश टू हिंदी में काम नहीं बनेगा आपका, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीजें डेफिनेशंस की फॉर्म में सीखनी पड़ेंगी। जस्ट लाइक अगर मैं कहूं कि कैपिटल को आप क्या बोलते हो हिंदी में बोलते हैं उसको पूंजी, तो इतने से आपकी बात नहीं बनेगी। आपको क्या सब समझना पड़ेगा, कैपिटल को आपको इसी तरीके समझना पड़ेगा कि कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद बिजनेस को चलाने के लिए उससे यूजफुल चीजें आप खरीदते हो,
वो आपकी किस कैटेगरी में जाती है? वो आपकी एसेट की कैटेगरी में जाती है। उसके बाद आप बिजनेस के खर्चे करते हो, तो बिजनेस में रेगुलर होने वाले खर्चे वो किस कैटेगरी में जाते हैं? आपके एक्सपेंसेस में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर आप बिजनेस में कुछ उधार ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कुछ उधार ले रहे हो, तो वो किस में चला जाता है? आपका लाइबिलिटीज की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है ना। और एंड में क्या होने लगता है? बिजनेस आपको फायदा कमा के देने लगता है। यानी कि हमारे पास 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारे सामने आ गई हैं, ठीक है। तो 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म कौन सी हैं? पहली कैपिटल, दूसरी एसेट, तीसरी एक्सपेंसेस, चौथी लाइबिलिटीज और पांचवी रिवेन्यू, ठीक है ना। तो इन पांचों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आपको क्या करना है? सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो मॉडर्न अप्रोच है, या आप बोल सकते हो जो आप अकाउंटिंग सीखने वाले हो, वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे टिकी हुई है, ठीक है ना। तो एक बार और रिवीजन करवा देता हूं मैं कि सबसे पहली चीज जो हमारी अकाउंटिंग टर्म्स थी होती है आपकी कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो पैसा हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल। उसके बाद बिजनेस की जो भी संपत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हो आप? असेट्स। बिजनेस में होने वाले जिनसे हमारा बिजनेस चलेगा, रेगुलर बेसिस पे जो खर्चे होंगे हमारे, वो हमारे किस कैटेगरी में जाते हैं? आपके एक्सपेंसेस। उसके बाद बिजनेस में जो भी उधार होगा, माना कि आपने किसी से कुछ उधार खरीदा या लोन ले लिया या किसी फ्रेंड से भी उधार ले लिया, वो सब किस में चला जाएगा? आपका लाइबिलिटीज की कैटेगरी में। और जो आप रेवेन्यू यानी कि बोल सकते हो फायदा जो उससे क्रिएट करोगे, जो भी पैसा आपको मिलेगा, जैसे कि हमने स्कूल चला रहे थे तो यहाँ पर हमें फी मिल रही थी बच्चों से, तो वो हमारी किस कैटेगरी में चली जाएगी बच्चों? वो चली जाएगी आपकी रेवेन्यू में, ठीक है। तो 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने सीखी हैं, तो इसी के ऊपर हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड है। जस्ट लाइक मैं बात करूं तो हमने ये सीखा कि हम अकाउंटिंग 2 तरीके से सीख सकते हैं, एक है आपकी ट्रेडिशनल और दूसरी आपकी मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में 5 जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो हमने सीखी हैं अभी, है ना। तो ये 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप भूल जाओ तो बार बार उनको पढ़ते रहो। उसके बाद हम सीधा चलते हैं मॉडर्न अप्रोच के गोल्डन रूल्स पर। तो मॉडर्न अप्रोच के 5 गोल्डन रूल्स हैं हमारे, यानी कि जो हमने 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं, वो 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड हमारे रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है असेट का रूल। असेट का रूल बोलता है आपसे कि इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, यानी कि असेट जब बढ़ेगी तो आपको क्या करना है? उनको डेबिट करना है। और असेट जब घटेगी तो आपको क्या करना है? उनको क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? ये 5 बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो आपको याद करना है, यानी कि हमारी जो अप्रोच अप्लाई होगी वो इन रूल्स के हिसाब से ही अप्लाई होगी, है ना। या बोल सकते हो कि आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो ये 5 रूल्स आपको सीखने ही सीखने हैं। तो इनको लर्न करने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 5 के 5 रूल्स में से किसी एक रूल को बहुत अच्छे से याद करना है। जस्ट लाइक मैं बात करूं तो हम असेट के रूल को याद करते हैं। तो असेट का रूल क्या बोल रहा है? असेट का रूल बोल रहा है इंक्रीज इन असेट डेबिट, और दूसरा डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, यानी कि असेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट और घटेंगी तो क्रेडिट। तो बस आपको यही रूल याद रखना है, यानी कि एक रूल याद रखोगे तो आपको 5 रूल याद रखने में उसमें हेल्प हो जाएगी। यानी कि बोल सकते हो कि एक रूल याद करोगे तो सारे रूल याद हो जाएंगे, है ना। तो रूल याद कैसे होंगे? उसकी एक ट्रिक ये है कि आप असेट का रूल याद कर लीजिए, और असेट के जैसा ही रूल क्या है आपका? एक्सपेंसेस का है। यानी कि देखिए एक्सपेंसेस भी जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और बाकी के जो तीनों रूल्स हैं वो क्या है आपके? इसके अपोजिट है। यानी कि तीनों रूल्स, यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू क्या है? आपके इस रूल्स के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि ये तीनों जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। और घटते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट, डेबिट, डेबिट। तो सिंपली आप इनको याद ऐसे रख सकते हो कि असेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट, और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। सिंपल। तो सबसे पहले काम है आपको ये बेसिक जो रूल्स हैं आपके वो याद करने हैं आपको, है ना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपको अकाउंट्स के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज का मतलब है कि बेसिक अकाउंटिंग सीखते टाइम पर जो वर्ड्स या जो चीज़ों की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें काम आने वाली है आपकी, है ना। तो सबसे पहला जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है आपकी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर ये बिजनेस है हमारा,
तो अगर हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, लैंड खरीदने से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस के अंदर होने वाला कोई भी खर्चा, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं जो पैसे से रिलेटेड है, वो सभी क्या कहलाती है, हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद हमारी जो सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो हमारी है डेटर। तो ये जो दो टर्म है हमारी, डेटर और क्रेडिटर्स, तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। यानी कि मैं ये देखता हूं कि जो बच्चे हैं वो डेटर और क्रेडिटर समझ ही नहीं पाते, यानी कि डेटर और क्रेडिटर में हमेशा कंफ्यूज करते हैं वो। तो मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल आपको हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा कभी भी वो एग्जाम्पल जो है आपको हेल्प करेंगे डेटर को याद रखने में। तो जस्ट लाइक मैं बात करता हूं, तो मिस्टर ए, माना कि एक पर्सन है मिस्टर ए, और ये दूसरे पर्सन है, ये कौन है, माना कि ये है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेचते हैं, और मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर बी मिस्टर ए को कैश की पेमेंट कर देते हैं। यानी कि मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेची, गुड्स सोल्ड की, बेच दी, और मिस्टर बी ने क्या किया, पैसे दे दिए। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं हम कैश सेल्स। क्या बोलते हैं हम, कैश सेल्स। तो हमेशा ध्यान रखना, डेटर वर्ड का लेना देना कैश सेल्स से नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो सारी की सारी कहानी खत्म हो गई है। इन्होंने इसको गुड्स बेच दी और इन्होंने इनको पैसे दे दिया, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो डेटर वर्ड का लेना देना कहां से होता है, डेटर वर्ड का लेना देना होता है आपका उधार सेल से। दोबारा देखते हैं, माना मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेची, और मिस्टर ए बी ने क्या किया, मिस्टर ए को प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसा दूंगा और 1 महीने बाद दूंगा। यानी कि मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए से कि मैं आपको पैसा दूंगा लेकिन 1 महीने बाद दूंगा। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्या कहा जाएगा बेटा, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल का मतलब उधार सेल। तो यहां पर इस सिचुएशन में मिस्टर बी जो है वो किस नाम से जाने जाएंगे, वो डेटर वर्ड के नाम से जाने जाएंगे। यानी कि अगर हम किसी पर्सन को उधार माल बेचते हैं तो वो पर्सन जिसको हमने उधार माल बेचा वो किस नाम से जाना जाता है, वो डेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, कभी गलती नहीं करोगे इसमें। ओके, तो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म हमारी क्या आ रही है, नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म आ रही है हमारी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी हम एग्जांपल से समझते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए ने क्या किया, आपकी बार मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स परचेज की, और गुड्स परचेज करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पैसा पे कर दिया। तो यानी कि यहां पर सिचुएशन में क्या हो गया कि मिस्टर ए ने किया गुड्स परचेज किससे, मिस्टर बी से, और मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने बदले में पैसे दे दिए। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा कैश परचेज। क्या कहा जाएगा, कैश परचेज। और ध्यान रखना वापस से कि कैश परचेज का कोई भी लेना देना नहीं होता है क्रेडिटर के साथ, ठीक है ना। तो कैश परचेज का कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस आती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जो भी कैश की ट्रांजैक्शन है हमारा दिमाग चलता है कि भाई डेटर है या क्रेडिटर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कैश की ट्रांजैक्शन में डेटर एंड क्रेडिटर वर्ड दोनों का ही कोई लेना देना नहीं होता। तो डेटर और क्रेडिटर वर्ड का लेना देना किससे होता है, वापस से वही है कि क्रेडिट परचेज से इनका लेना देना होता है, या क्रेडिट सेल से। तो डेटर का लेना देना क्रेडिट सेल से, क्रेडिटर का लेना देना क्रेडिट परचेज से। तो यहां पर सिचुएशन द्वारा देखते हैं, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं मिस्टर बी से, और अब की बार प्रॉमिस कौन कर रहा है पेमेंट करने का, मिस्टर ए। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा क्रेडिट परचेज। और वापस से ध्यान रखना कि क्रेडिट परचेज हुई है तो यहां पर क्रेडिटर कौन होगा, यहां पर क्रेडिटर होगा मिस्टर बी। तो जब कभी भी हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो जिससे भी हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर। क्या होता है बेटा, क्रेडिटर, ठीक है ना। उसके बाद
एक चीज हम और सीख लेते हैं कि कोई भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उनके हमें क्या करना होता है, नेचर ऑफ अकाउंट भी याद करने होते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं तो नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि एज पर मॉडर्न अप्रोच हमें सभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है या 5 कैटेगरी में बांटना होता है। तो डेटर का नेचर ऑफ अकाउंट यानी कि डेटर को आप 5 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में डालोगे, तो डेटर हमारा आता है आपका एसेट्स की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? एसेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लेना और लिख लेना। और क्रेडिटर, जो क्रेडिटर होता है उसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा हमारा? क्रेडिटर का नेचर ऑफ अकाउंट रहेगा हमारा लायबिलिटीज, क्योंकि जहां पर भी उधार की बात होगी वहां पर क्या आ जाएगा आपका? लायबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट टर्म परचेज। परचेज का मतलब सिंपल ही होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो किसी भी पर्सन से तो उसको परचेज कहा जाता है। लेकिन परचेज को मैं और समझा देता हूं थोड़ा सा। परचेज जो होती है आपकी 2 कैटेगरी में होती है, एक होती है आपकी कैश परचेज, एक होती है आपकी क्रेडिट परचेज, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो अगर हम बात करें तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज क्या बन जाता है आपका? टोटल परचेज। ठीक है, टोटल परचेज। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना होता है आपको कि नेट परचेज। नेट परचेज क्या होता है? आप जब अपनी टोटल परचेज के अंदर से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हो। किसको माइनस कर देते हो? परचेज रिटर्न को। तो क्या निकल के आता है आपका? नेट परचेज। यानी कि टोटल परचेज का मतलब होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, और नेट परचेज का मतलब क्या होता है आपका? जब आप अपनी टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकल के आता है? नेट परचेज। और एक और चीज ध्यान में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कि परचेज रिटर्न का एक नया नाम और है, यानी कि परचेज रिटर्न को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता है आपका एक वर्ड होता है आपका रिटर्न इनवर्ड और एक होता है आपका वर्ड रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना, तो रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न इनवर्ड जो होगा वो आपका सेल्स रिटर्न होगा और रिटर्न आउटवर्ड जो होगा वो आपका परचेज रिटर्न होगा। यानी कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। और परचेज का नेचर ऑफ अकाउंट भी बात कर लेते हैं हम। तो परचेज का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? परचेज का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एक्सपेंसेस। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट वापस से वही सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना, और सेल्स भी 2 तरीके की होगी आपकी, एक होती है कैश सेल्स, एक होती है क्रेडिट सेल्स। सेम वैसा ही कि इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो क्या निकल के आता है आपका? टोटल सेल्स। उसके बाद नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स का मतलब होता है आपका टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? जैसा कि मैंने अभी पढ़ा था, तो वो है आपका रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या है आपका सेल्स रिटर्न का? रिटर्न इनवर्ड। और सेल्स रिटर्न का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? सेल्स रिटर्न का नेचर ऑफ अकाउंट होता है हमारा रिवेन्यू। क्या होता है बेटा? रिवेन्यू। उसके बाद परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो हमने कर लिया है। परचेज रिटर्न का मतलब होगा कि जो आपने गुड्स खरीदी हैं उसको आप क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। जैसे कि ये माना मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। आपने क्या किया? गुड्स को खरीदा और उसके बाद आपको पता चला जो गुड्स आपने मंगवाई हैं मिस्टर बी से वो आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है। जस्ट लाइक आपने कोई रेड कलर की शर्ट्स मंगवाई थी, बट उन्होंने आपको रेड कलर ना देके वो आपने उसको आपको पिंक कलर का शर्ट दे दिया। तो यानी कि जो डिस्क्रिप्शन आपने मांगा था उसके हिसाब से अगर आपका गुड्स आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? उनको रिटर्न कर सकते हो। और भी काफी सारे ग्राउंड हो सकते हैं आपके गुड्स रिटर्न करने के। तो इसको क्या कहा जाएगा? परचेज रिटर्न। यानी कि जब आप गुड्स खरीदते हो अगर वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, कोई एज पर आपके स्पेसिफिकेशन में नहीं आते हैं, तो आप उनको वापस कर सकते हो और उसको क्या कहा जाएगा? परचेज रिटर्न। ठीक है ना।
और परचेज रिटर्न का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, सेम एज परचेज की तरह ही होता है। तो परचेज का नेचर ऑफ अकाउंट भी क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है परचेज रिटर्न का। वापस से सेल्स रिटर्न का मतलब है कि आपने कुछ गुड्स बेची और वो वापस आ गई आपके पास, डिफेक्टिव थी या कुछ और, जो आपका पर्सन था, जो आपका बायर था, उसको पसंद नहीं आई, तो वो क्या कर सकता है, वो भी आपको वापस कर सकता है। तो उसको क्या कहा जाएगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है। सेल्स रिटर्न का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर ऑफ अकाउंट होता है आपका रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका स्टॉक। तो स्टॉक को हिंदी में कहा जाता है बेटा माल, और स्टॉक को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्टॉक की 3 कैटेगरी बना देते हैं हम। स्टॉक जो होता है आपका वो काफी टाइप का होता है, लेकिन 3 कैटेगरी समझ लेते हैं उसकी। एक होता है आपका रॉ मटेरियल, सेकंड होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड आपका होता है फिनिश गुड्स। इसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जस्ट लाइक ये आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो और ये आपकी मशीनरी है, और जस्ट लाइक आप क्या करते हो, एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो। तो आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जस्ट लाइक इसमें क्या करते हो, इसमें आप क्लॉथ डालते हो, और बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलता है, शर्ट मिलता है। तो माना कि जो क्लॉथ है आपका और अगर मैं बात करूं तो ये शर्ट जो है अभी फुल्ली फिनिश्ड नहीं है, तो इसके अंदर, शर्ट के अंदर आपका और भी काम हो सकता है। जस्ट लाइक आपके जो क्या कहते हैं, कलरिंग करानी है, या फिर आपको इसको कुछ और पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कराना है, या इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हटाना है। तो इसके अंदर भी माना कि बहुत सारा काम बाकी है, तो उसके बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट बाद में निकल के आता है। तो यानी कि अगर माना आप शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ का यूज कर रहे हो, तो ये आपके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, कच्चा माल। ठीक है। उसके बाद जो आपका आधा अधूरा फिनिश गुड्स है, उसको आप बोल सकते हो वर्क इन प्रोग्रेस। और जो आप शर्ट बना रहे हो पूरा पैक करने के बाद, जो आप शोरूम में रख रहे हो अपना बेचने के लिए, उसको आप बोल सकते हो अपना फिनिश गुड्स। ठीक है। तो स्टॉक जो होता है वो इसी तरीके से कैटेगराइज होता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। बाकी डिटेल में आप और भी समझ सकते हैं इसके बारे में, भी इन शॉर्ट ही समझ रहे हैं हम। तो स्टॉक का नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा, स्टॉक जो है हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए रहेगा असेट। उसके बाद कैश इन हैंड का मतलब वो पैसा जो आपके बिजनेस में रखा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा क्या होगा, उसका भी नेचर ऑफ अकाउंट आपका रहेगा असेट। तो बेसिकली आपको ये जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो याद करना है, क्योंकि अगला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हमें नेचर ऑफ अकाउंट से ही आगे की अकाउंटिंग प्रोसेस करनी है। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा हमारा, वो भी एसेट रहेगा। यानी कि वो पैसा जो आपका बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ है, तो वो क्या रहेगा आपके लिए, कैश एट बैंक। उसके बाद ये 5 चीजें वापस से आ गई हैं हमारी, असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। तो ये पांचों की पांचों टर्म्स हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप दोबारा से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारी जो अगली कैटेगरी आ रही है वो आ रही है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ये आपका बिजनेस, माना ये आपका कौन है, ऑनर। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब कभी भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कैश विड्रॉ कर रहे हैं या गुड्स विड्रॉ कर रहा है, यानी कि कोई भी ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी कैश या गुड्स विड्रॉ करता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग्स का नेचर ऑफ अकाउंट होता है आपका कैपिटल। ड्राइंग्स का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है बच्चों, कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेंट। रेंट का मतलब जो किराया आप पे कर रहे हो, तो रेंट का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, अगर हम बात करें तो रेंट जो है वो किराया आप पे कर रहे हो किसको, जिसके प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, तो उसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा, इसका नेचर ऑफ अकाउंट रहेगा आपका एक्सपेंसेस। उसके बाद सैलरी, सैलरी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा, एक्सपेंसेस।
अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, ऑब्वियसली आप पे ही करोगे। जब आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो आप सैलरी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पे ही करते हो। तो जो सैलरी रहेगी उसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा हमारा, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा, असेट्स, यानी कि बिजनेस की असेट्स हैं ये। फर्नीचर भी क्या है आपका, असेट्स हैं। ठीक है, जो सिंपल टर्म्स है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये सब जानते होगे आप। ओके, तो नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो आपको समझने पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है चीज़ों को। तो वर्ड है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, आपका एक एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं बात करूं कि वो खर्चा, जस्ट लाइक ये आप हो बिजनेस के ओनर और ये प्रॉपर्टी का ओनर है। आप क्या कर रहे हो उसको, ये आपको हर महीने आता है और आपसे 1 महीने का किराया ले जाता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ सिचुएशन, 1 महीना गया, 2 महीना गया, माना 3 महीने चले गए और ये पर्सन आपके पास आ ही नहीं पाया। यानी कि आपको इसको क्या करना है, रेंट पे करना था, लेकिन आप 3 महीने पे नहीं कर पाए। माना कि आउट ऑफ स्टेशन है या कहीं बाहर चला गया या कोई दिक्कत होगी इसके साथ, आपसे मिल ही नहीं पाया। तो यानी कि वो रेंट जो आपको पे करना था आप पे नहीं कर पाए हो, तो वो रेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। यानी कि वो खर्चा जो आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं करा, वो खर्चा आपका किस नाम से जाना जाता है, वो खर्चा जाना जाता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नेचर ऑफ अकाउंट गैस करो आप सभी। तो यानी कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि कुछ आपको पे करना है, खर्चा पे करना है। एक तरीके से मैं कहूंगा कि आपके ऊपर लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी। वापस से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो आपको पे करने थे बट आपने पे नहीं किए, वो खर्चे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अब की बार माना कि ऐसा सिचुएशन हुई कि आपका जो प्रॉपर्टी ओनर है वो आपके पास आया और आपने क्या कहा, आपने कहा ये लीजिए 3 मंथ का एडवांस रेंट ले लीजिए। माना आपकी कमाई अच्छी हो गई और आपने कहा, क्या कहा कि हर महीने आ जाते हो, दिमाग खराब करते हो, तो इससे अच्छा है कि आप ये रखो 3 महीने का किराया और तेजी में निकलो। तो 3 महीने का किराया जो आपने एडवांस में पे कर दिया वो आपके लिए क्या है, ऐसा खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया है वो आपके लिए क्या कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, अब नेचर ऑफ अकाउंट जानने के लिए देखिए ये कोई पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है। जैसे कि आपने अगर माना किराया पे नहीं करा था, यहाँ पे पीछे आपने किराया पे नहीं किया था, तो वहां सिचुएशन ऐसी थी कि भाई ऑनर अगर आपको मिलता कहीं पर, प्रॉपर्टी ओनर, तो आप क्या होते, शायद पतली गली नाप लेते हैं, क्योंकि वो आएगा और आपसे किराया मांगेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने 3 महीने का एडवांस में ही किराया दे रखा है उसको, तो क्या होगा, आपकी जो चाल होगी आप थोड़ा सा चौड़े होके चलोगे, है ना, यानी कि एंड में चलोगे कि हाँ भाई 3 महीने का किराया है, हाँ भाई और लेगा तो और ले ले पैसे भाई। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि 3 महीने का जो आपने किराया पे कर रखा है उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो पॉजिटिव एनर्जी आने का मतलब क्या हो सकता है, आपका असेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, असेट। नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है आपकी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये कोई इनकम है, एक्रूड का मतलब है कि वो इनकम जो आपने कमा तो लिए लेकिन आपको मिली नहीं है। जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, इस कंपनी में आपने क्या किया, 1 मंथ काम तो कर लिया लेकिन आपको अभी सैलरी नहीं मिली, तो वो जो सैलरी है आपको देंगे इन फ्यूचर, वो आपके लिए क्या है, वो आपकी इनकम है ऐसी जो आपको इन फ्यूचर मिलेगी। यानी कि वो इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन आपको वो मिली नहीं है। तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन आपको वो मिली नहीं है। तो एक्रूड इनकम का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, एक्रूड इनकम का नेचर ऑफ अकाउंट होगा आपका
असेट्स। तो यहां पर भी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो ये भी क्या होगा आपके लिए, असेट। नेक्स्ट टर्म है आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि ये तो अपने नाम से खुद बयां कर रही है, चीख चीख के बोल रही है कि भाई मैं हूं क्या। तो ये क्या है बेटा, ये वो इनकम है जो आपको मिल गई है एडवांस में ही, यानी कि ये वो इनकम है जो आपको मिल गई है एडवांस में। यानी कि अगर आप एक टीचर हो और ये आपके स्टूडेंट हैं, तो माना कि इन्होंने आपको क्या दे दिया, इन्होंने आपको फी दे दी पूरे 1 ईयर की। तो यानी कि आपके स्टूडेंट ने आपको क्या दे दिया, पूरे 1 ईयर की फी आपको पे कर दी है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे कोई सिचुएशन हो जाए कि आपका स्टूडेंट आपको पूरी की पूरी फी पे कर दे एक साल की, तो आपके सामने सिचुएशन क्या रहेगी। मैं कहूंगा कि वो जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है कि वो इनकम आपके लिए एक तरीके से बर्डन है, आपके ऊपर क्या आ जाएगा, एक बर्डन आ जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, इसको सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, यानी कि आपको इसको पढ़ाना है पूरे साल। तो आप क्या करोगे, अपने ऊपर एक तरीके से टेंशन मान के चलोगे कि हाँ भाई इन्होंने पैसा दे रखा है और इनको पूरे साल पढ़ाना है। तो कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल जाती है तो आपको उसके बदले में काम तो करना ही पड़ेगा, सीधी बात है। तो अगर मैं बात करूं कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है इसका, तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा इनकम रिसीव इन एडवांस का, तो इनकम रिसीव इन एडवांस का नेचर ऑफ अकाउंट होता है आपका लायबिलिटीज। क्या होता है, लायबिलिटीज। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है आपकी वो है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन को आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, यानी कि आपकी जो फिक्स असेट्स हैं उनकी वैल्यू में जब गिरावट आएगी तो उसको क्या बोलोगे आप, डेप्रिसिएशन बोलोगे। जैसे कि ये टेबल है आपकी एक, टेबल नहीं बननी सही से, कोई बात नहीं। माना कि ये आपका फ्रिज है, फ्रिज तो बना सकता हूं मैं, ओके। तो माना ये आपका फ्रिज है और आपने ये फ्रिज जो खरीदा था मार्केट से, वो खरीदा था आपने 10,000 रुपए का। आपने क्या किया, इसको 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, 3rd ईयर भी यूज किया, 4th ईयर भी यूज किया, और 5th ईयर में आप क्या करना चाहते हो, 5th ईयर में आप इसको सेल करना चाहते हो। तो क्या ये फ्रिज 10,000 का सेल हो जाएगा या नहीं होगा, मैं कहूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको 5 साल तक या 4 साल तक यूज किया है। तो अगर मैं कहूंगा कि इसको यूज करने से इसकी वैल्यू में क्या आई है, गिरावट आई है। जैसे कि मैं बात करूं तो आज की डेट में अगर हम इसकी वैल्यूएशन लगाएं तो आफ्टर 4 ईयर ये माना कि 6,000 का है आपका। तो आपने क्या किया, एक फ्रिज खरीदा और उसको आपने यूज करना चालू किया, तो यूज करने से क्या हो गया, उस असेट की वैल्यू में गिरावट आ गई। तो जितनी भी गिरावट आती है उसको क्या बोलते हो आप, डेप्रिसिएशन बोलते हो। यानी कि 10,000 की एसेट आपकी कितने की होगी, 6,000 की होगी, यानी कि 4,000 की आपकी जो गिरावट आई है उसको आप किस नाम से जानते हो, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हो। डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वाइड है, तो इसको इन शॉर्ट करके हम यही समझते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। और डेप्रिसिएशन का नेचर ऑफ अकाउंट क्या रहेगा आपका, नेचर ऑफ अकाउंट रहेगा आपका एक्सपेंसेस। क्या रहेगा बेटा, एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आज की जो लास्ट टर्म है वो हम समझते हैं, वो है आपकी बैड डेट्स। तो बैड डेट जो है वो थोड़ा सा हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो बैड डेट जो होता है उसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा आपका रिलेट करता है सेल से, जो हमने सेल पढ़ी थी उसी से रिलेट करता है। तो 2 पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। माना कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी को गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड की इन्होंने। और मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, यहां पर प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मैं आपको 1 मंथ बाद पैसे दे दूंगा। उसके बाद क्या होता है सिचुएशन, तो यहां पर हमने पढ़ा था पहले कि मिस्टर बी कौन है, हमारे डेटर। तो मिस्टर बी कौन है, हमारे डेटर, यानी कि जिस पर्सन को हम उधार माल बेचते हैं वो पर्सन हमारा किस नाम से जाना जाता है, डेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है
वो इसके आगे की कहानी है, यानी कि आगे की कहानी का मतलब आफ्टर 1 मंथ। तो आफ्टर 1 मंथ क्या सिचुएशन होती है? मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर बी को माल बेचा था। तो मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर बी के घर पर जाते हैं, और माना कि मिस्टर बी जो है घर में है, और मिस्टर ए कहते हैं कि भाई मैंने जो आपको गुड्स बेची थी वो क्या करो, आप उसका पैसा दे दो। तो पहले तो मिस्टर बी क्या कहते हैं, वो पहचानने से मना कर देते हैं कि भाई आप कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं। या फिर ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि मिस्टर बी क्या कर देते हैं, अपने हाथ खड़े कर देते हैं। हाथ खड़े करने का मतलब है कि मिस्टर बी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो आपको अभी पैसे दे ही नहीं सकता, मैं तो बहुत आर्थिक तंगी में चल रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत चल रही है। तो यानी कि जब कभी भी मिस्टर बी यानी कि हमारा डेटर हमें क्या कर देगा, धोखा दे देगा। तो जब कभी भी हमारा डेटर हमें धोखा दे देगा यानी कि पैसा देने से मना कर देगा, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमें अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। और ये लॉस ही किस नाम से जाना जाता है, यही लॉस आपका बैड डेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब कभी भी डेटर आपको पेमेंट करने से मना कर देते हैं, भगा देते हैं, आपको अपने हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं कि आपका लॉस हो गया, आपका मामू बन गया, और उस मामू बनने के नुकसान को क्या बोलते हैं आप, बैड डेट्स। ठीक है, तो आई होप ये सभी अकाउंटिंग टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी अकाउंटिंग टर्म आपको समझ में ना आई हो तो कृपा करके दोबारा देख लो। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe this video.